नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभी की दुनिया एकेडी चैनल में स्वागत है। आज 14 सितंबर 2021 को द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शन की खबरों को पढ़ना शुरू करेंगे। तो आज के एडिटोरियल सेक्शन की जो सबसे बड़ी न्यूज़ है, उसका टाइटल है रिटर्निंग टू स्कूल 17 मंथ्स लेटर। चलिए इसे पढ़ते हैं। 17 महीने के बाद स्कूल लौटना। कोविड-19 के बाद की स्थिति जटिल है और स्कूली शिक्षा के किसी भी चरण के लिए जहां हमने इसे छोड़ा, दृष्टिकोण काम नहीं करेगा। जब बच्चे अभूतपूर्व रूप से लंबे अंतराल के बाद कक्षा में लौटते हैं, तो उनके कई शिक्षकों को एहसास होता है शिक्षण कठिन होगा और कुछ ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि यह हमेशा की तरह व्यवसाय होगा। वास्तव में उन्होंने पहले से ही जहां हमने इसे छोड़ा बिंदु से पढ़ाना शुरू कर दिया है, जिसका अर्थ है वे अपनी ऑनलाइन कक्षाओं में कहाँ थे। जो शिक्षक पाठ्यक्रम से चिपके रहते हैं, चाहे बाहरी दुनिया में कुछ भी हो, वे खुद को इस या उस विषय के शिक्षक के रूप में पहचानना पसंद करते हैं। वे अपनी भूमिका को विशुद्ध रूप से उस ज्ञान के संदर्भ में देखते हैं जिसे वे बच्चों को प्राप्त करने में सक्षम बनाते हैं। वे शिक्षा के उद्देश्य को परीक्षाओं में सफल और फलस्वरूप जीवन में सफलता के रूप में देखते हैं। अपने दिमाग में इतनी दृढ़ता से उद्देश्य की भावना के साथ ऐसे शिक्षक बच्चों के निजी जीवन, विशेष रूप से इसके भावनात्मक पहलू से दूर रहते हैं। हम समझ सकते हैं कि ऐसे शिक्षक कैसे सीखने को परिभाषित करते हैं। पाठ्यपुस्तक में बताए गए निर्धारित पाठ्यक्रम के संदर्भ में यह स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है कि इस प्रकार के शिक्षक पेशे में बहुसंख्यक हैं। हालांकि अल्पमत में ऐसे अन्य शिक्षक भी हैं जो यह महसूस करते हैं कि शिक्षा बच्चों को परीक्षाओं का सामना करने के लिए तैयार करने के लिए पाठ्यक्रम को पूरा करने से कहीं अधिक है। वे शिक्षक जानते हैं कि शिक्षक के रूप में उनकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वे बच्चों से कैसे संबंधित हैं, चाहे वे किसी भी विषय को पढ़ाएं। इस कारण से वे अपने बच्चों की भावनात्मक सेहत को लेकर चिंतित रहते हैं। जब किसी बच्चे की तबीयत ठीक नहीं होती है, तो ऐसे शिक्षक पूछते हैं क्या गलत है। वे व्यक्तिगत मतभेदों को पहचानते हैं और बच्चों के साथ मन और व्यवहार की विशिष्ट आदतों वाले व्यक्तियों के रूप में जुड़ते हैं। ऐसे शिक्षकों के लिए स्कूल के बाहर की दुनिया मायने रखती है, क्योंकि यह बच्चों, उनकी भावना और कक्षा में उन्हें जो पढ़ाया जा रहा है उसके प्रति उत्साह पर प्रभाव डालता है। इस प्रकार के शिक्षकों के लिए नोवेल कोरोना वायरस महामारी के कारण बच्चों के साथ उनकी दैनिक दिनचर्या की बातचीत में लंबे अंतराल ने शिक्षण को फिर से शुरू करने में समस्या पैदा कर दी। वे जानते हैं 17 महीनों तक बिना भौतिक कक्षा में पढ़ाए खुद पर और साथ ही उनके द्वारा पढ़ाए जाने वाले बच्चों पर भी एक अजीब प्रभाव पड़ा है। गैप प्रभाव। कई स्पष्ट कारणों का हवाला दिया जा सकता है जिस पर व्यापक रूप से चर्चा की गई है। वह एक खराब अवधारणा शीर्षक अंतर्गत आता है सीखने की। यदि छोटे बच्चे उस स्तर पर नहीं पढ़ते हैं जो उन्होंने महामारी की चपेट में आने से पहले प्राप्त किया था, तो इसे शायद नुकसान के रूप में वर्णित किया जा सकता है। नुकसान और लाभ की शब्दावली हमारे समय में स्वाभाविक लगे है, लेकिन ये स्कूल में बच्चों और के विकास पर चर्चा करने के लिए अनुपयुक्त है। जब वे छोटे होते हैं, तो बच्चे जो कुछ उन्हाया था उसे आसानी से लंबे समय तक नहीं रखा जब तक से दैनिक उपयोग में न लाया जाए। यह पढ़ने में सुविधा के बारे में इतना ही सच है जितना कि समझने, विश्लेषण कर और न्याय करने की बौद्धिकता में। हालांकि सुविधा ने एक बार रिटर्न हासिल कर लिया जब इसकी जरूरत फिर से पैदा हो गई। ऐसी परिस्थितियों में जो खतरे में नहीं है और यही पर हमारी प्रणालीगत स्थितियाँ एक समस्या उत्पन्न करती है। ये परिस्थितियाँ शिक्षकों को अधीर और चिड़चिड़े होने करती हैं। लोगों ने हमारे देश के किसी स्कूल में कभी काम किया है, उनके लिए यह आसान नहीं है कि वे शिक्षकों के तनाव प्रकृति को लंबे समय तक झेलें और अवशोषित करें। यह इतना सामान्य है कि एक स्रोत जैसे कि प्रधानाचार्य या माता पिता के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाए। प्रदर्शन करने का दबाव लोकाचार का एक कारक और लोकाचार छोटे और बड़े बच्चों के भीतर करता है। जिस दिन से कोई बच्चा स्कूल में प्रवेश करता है, उसी दिन से वह इस दबाव में आ जाता है। शिक्षकों की एक अल्पसंख्यक जनसंख्या यह महसूस करती है कि वह प्राथमिक वर्षों में विकास के लिए युक्त है, लेकिन शिक्षकों का दूसरों पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। व्यापक सामाजिक, संस्कृति और शारीरिक मानदंड बच्चे को स्कूल पहले महीने ही दर्शन के उच्च स्तर धकेलते हैं। किसी को संदेह है यह दबाव कक्षाओं को आकार देगा जहां अधिकांश बच्चे कोविड-19 अंतराल बाद लौट में से कई के लिए गणित या भाषा में समस्याओं को हल करने कक्षा के स्तर पर शामिल होना मुश्किल होगा जितना वे सहज महसूस कर। से कमजोरी के संकेत के रूप देखा जाएगा और ऐसे स्थितियों को दबाने के लिए सामान्य उपाय हमारी प्रणाली के लिए स्थानिक उपाय, बढ़ी हुई ड्रिल, शिक्षित सामूहिक उत्तर और परीक्षणों की कठी तैयारी। इन उपायों में से हर एक बच्चे के विकास के लिए प्रतिकूल होगा जब कक्षाएं फिर से शुरू होंगी और खतरनाक पूर्ण शिक्षा वापस आ जाएगी।
जाएगी। जिन शिक्षकों को मैंने पर दूसरी श्रेणी में रखा है, अर्थात जो बच्चों से व्यक्तिगत संबंध कोशिश करते हैं और न केवल पढ़ाते हैं, कुछ ऐसे भी होंगे जो उचित रूप से अनुमान लगा सकते हैं कि लंबे समय तक बच्चों को किस तरह मनोवैज्ञानिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कोविड-19 के कारण स्कूल बंद करना और बचपन से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए स्थानीय स्कूल निश्चित रूप से बहुत सारे बच्चों की सहन करना कठिन रहा होगा। उसमें वे बच्चे शामिल होंगे जिन्होंने इस और पाठ्यक्रम में अपने दैनिक कार्यों का बहुत आनंद लिया होगा। साथ ही कई बच्चे जो अपनी प्रगति ऑनलाइन रखते हैं। थक तनाव के बावजूद यह आया ऑनलाइन मोड का प्रभाव। डिजिटल लर्निंग अपने साथ कुछ व्यवहार लाने जाना जो स्कूल बने रहे और नए और परेशान वाले परिवार। जब बच्चे स्कूल लौटते हैं तरह से असंतोष अभाव और भावना का अनुभव करते हैं। एक परीक्षण समाप्त होने के बाद भाग गए शिक्षकों के लिए यह मान बच्चे केवल शेष पाठ्यक्रम को जारी रखेंगे गलत होगा। बाद अधिकांश क्षेत्रों में ऑनलाइन की पहुंच अधिक और इसके प्राप्तकर्ताओं के लिए भी अधिक मूल्य। यह विचार शिक्षण को केवल ऑनलाइन मोड में बदल दिया गया है से थोड़ा अधिक था और कुछ जैसा था। यह एक और मिला क्यों इस फिर से खोलने के लिए बिल्कुल शॉपिंग मॉल से कम शिक्षा से जुड़े महत्व के बारे में ऐसा कहा जाता है। कई अन्य देशों में समय समय पर बंद होने के बाद स्कूलों के सालन में मदद करने के लिए हर संभव प्रयास किया। न ही अन्य देशों प्राथमिक शिक्षा को हवाई अड्डों और टीकाकरण केंद्रों पर अपने कर्तव्य दिए गए। मध्याह्न भोजन को बढ़ाने के साथ साथ क्यों रोका गया यह बताना मुश्किल है। न ही भूख का आकलन करना संभव है। पूरी तरह से स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या का कोई अनुमान नहीं लगाया जाए। अब जब स्कूल आखिरकार फिर से खुल गए हैं तो शैक्षिक रूप से बेहतर राज्यों उदाहरण के लिए दक्षिण को दो नई प्राथमिकताओं को पहचानने की जाए। बच्चों के मनोवैज्ञानिक आराम दोनों पहलुओं को आमतौर पर हमारे सिस्टम में नजरअंदाज किया जाता है। यदि पर थोड़ा ध्यान दिया जाए तो यह बच्चों और शिक्षकों दोनों के लिए एक संगति के बिना लंबे अंतराल के बाद पुनः समायोजन बढ़ाएगा। इन दो प्राथमिकताओं में से पहली प्राथमिकता कला के लिए स्थान, संगीत, कला, रंगमंच और नृत्य सौंदर्य अनुभव महान उपचार, खासकर जब यह प्रदर्शन औपचारिक उद्देश्य पर बहुत अधिक राज्य सरकारें इस अन्यथा हाशिए वाले क्षेत्र की संसाधन और समय समर्पित कर स्कूल नियमित जीवन बहाली को और अधिक पौष्टिक बहाली साल पाठ्यक्रम का पुनर्गठन है। स्कूली शिक्षा किसी भी चरण की जहाँ थोड़ा दृष्टिकोण काम करेगा। पाठ्यक्रम कवरेज दृष्टिकोण सामान्य समय में बच्चों की सेवा कोविड-19 के बाद की स्थिति जटिल है। निर्धारित पाठ्य पुस्तक के अध्यायों के अध्यापन का जवाब दिया जा सकता। बातचीत कृष्ण कुमार जी के साथ जो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुदान और प्रशिक्षण परिषद CRT के निदेशक और मॉलर सिटीजन नामक व्यक्ति के साथ समाप्त। अगली न्यूज का टाइटल है कोविड-19 किडनी इंजरी एंड नीड फॉर ए वैक्सीन शॉट। चलिए इसे पढ़ते हैं। कोविड-19 किडनी की चोट और वैक्सीन शॉट की जरूरत। वायरस के प्रति शरीर प्रतिरक्षा प्रक्रिया में एक मेयो क्लिनिक अध्ययन व्यापक टीकाकरण की आवश्यकता का समर्थन करता है। सितंबर 2021 की शुरुआत में SARS-CoV-2 वायरस के कारण होने वाली कोविड-19 महामारी ने 200 मिलियन से अधिक लोगों को प्रभावित किया है और दुनिया भर में 4.4 मिलियन लोगों की मौत हुई है। अकेले भारत में 3 करोड़ 30 लाख कोविड-19 मामले और 4,42,000 कोविड-19 संबंधित मौतें हुई हैं, जबकि अधिकांश संक्रमण श्वसन लक्षणों के साथ हल्के होते हैं। रोग का एक गंभीर रूप वृद्ध, वयस्कों और पुराने हृदय, गुर्दे और फेफड़ों की बीमारियों, मधुमेह या अन्य स्थितियों वाले लोगों में देखा जाता है जो प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करते हैं। कोविड-19 फेफड़े, हृदय और गुर्दे सहित कई अंगों को नुकसान पहुंचाता है। आमतौर पर देखी जाने वाली जटिलता। कोविड-19 की जटिलता के रूप में गुर्दे की चोट आमतौर पर अस्पताल में भर्ती मरीजों में देखी जाती है, जबकि दक्षिणी भारत के एक बड़े अस्पताल में भर्ती 2650 रोगियों के एक अध्ययन में गुर्दे की चोट व्यापकता 7% थी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में एक बड़े अध्ययन में 3993 अस्पताल में भर्ती रोगियों में से 46% में से गुर्दे की चोट की सूचना दी है, जिसमें से 19% को आवश्यक था डायलिसिस। कोविड-19 किडनी की चोट वाले मरीजों में स्वास्थ्य देखभाल की लागत में वृद्धि के साथ अस्पताल में भर्ती होने की अवधि भी बढ़ गई है। दुर्भाग्य से गुर्दे की गंभीर चोट वाले कई लोगों में कई और मौतें होती हैं। SARS-CoV-2 वायरस से संक्रमण के बाद किडनी में होने वाले सूक्ष्म परिवर्तनों को समझना महत्वपूर्ण है और व्यापक शोध का केंद्र बिंदु रहा है। दुनिया भर के शोधकर्ता, विशेष रूप से पैथोलॉजिस्ट, कोविड-19 किडनी की चोट के अपने अवलोकन में एकीकृत हैं, यानी तीव्र ट्यूबर चोट, गुर्दे में परिवहन चैनलों की चोट, गुर्दे की विकृति की पहचान, थ्रोम्बी या रक्त के थक्के जैसा कि फेफड़े और हृदय में देखा जाता है, गुर्दे में भी देखा जा सकता है। शोधकर्ताओं द्वारा गुर्दे में सूजन, श्वेत रक्त कोशिकाओं का प्रवाह का भी वर्णन किया गया है। गुर्दे
गुर्दे की चोट आमतौर पर गुर्दे में देखी जाती है, जो पहले से ही पुरानी चोट है, जैसे कि मधुमेह या गंभीर रक्त वाहिका रोगों में देखा जाता है। SARS-CoV-2 वायरस गुर्दे की चोट को जिस सटीक प्रक्रिया में लाता है, उसका विभिन्न केंद्रों द्वारा अलग अलग विस्तार से अध्ययन किया गया है। पहला सवाल पूछा जाता है कि क्या वायरस सीधे किडनी को नुकसान पहुंचाता है? दुनिया भर के कई केंद्रों ने गुर्दे में वायरस के सबूत देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नामक एक बहुत ही विशेष माइक्रोस्कोप का उपयोग किया है। प्रारंभिक अध्ययन जो चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया, उसके मुताबिक गुर्दे की कोशिकाओं के भीतर संरचनाओं की पहचान को वायरल कणों की तरह देखा जा सकता है। यह तर्कसंगत लग रहा था, यह देखते हुए कि गुर्दे में ACE2 की उच्च सांद्रता होती है, जो एक कोशिका पर प्रमुख प्रोटीन संरचना है जिसे SARS-CoV-2 वायरस संलग्न करता है। वायरस सेल में प्रवेश करने के लिए यह कदम महत्वपूर्ण है। हालांकि जैसे जैसे अधिक शोध किया गया, यह स्पष्ट हो गया कि जो सभी कोशिकाओं में वायरल कण माना जाता था, वास्तव में पुटिकाओं की संख्या में वृद्धि, कोशिका में संरचनाएं जो महत्वपूर्ण संकेत भेजने में उपयोग की जाती हैं, और केवल वायरल मिमिक भी बहुत कम मात्रा में वायरल प्रोटीन का पता लगाने के लिए विशेष धुंधला तकनीकी भी गुर्दे में वायरस दिखाने में विफल रही। इन सभी ने सुझाव दिया कि प्रत्यक्ष वायरल चोट गुर्दे की चोट का मुख्य तरीका नहीं है। अगर नहीं, तो SARS-CoV-2 वायरस किडनी को कैसे नुकसान पहुंचा रहा था? संक्रमण के बाद परिवर्तन। हमारे शोध का मुख्य फोकस यह समझना था कि कैसे SARS-CoV-2 गुर्दे की चोट कारण बनता है और कोविड-19 संक्रमण के बाद गुर्दे में प्रोटीन और जीन कैसे बदलते हैं। मेयो क्लिनिक का यह अध्ययन हाल ही में द मेयो क्लिनिक प्रोसीडिंग्स में प्रकाशित हुआ एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रक्रिया की ओर इशारा करता है। प्रतिरक्षा प्रक्रिया वह तरीका है जिससे शरीर उन पदार्थों से लड़ता है जिन्हें वह विदेशी या हानिकारक रूप में देखता है। छोटी रक्त वाहिकाओं और ग्लोमेरुलस, गुर्दे की फिल्टरिंग इकाई सहित गुर्दे के ऊतकों के सभी हिस्सों में प्रतिरक्षा प्रक्रिया देखी गई थी। यह ज्यादातर कोविड-19 के गंभीर मामलों वाले लोगों में देखा गया था। हम गुर्दे की प्रतिरक्षा प्रक्रिया के दो मार्ग दिखाने में सक्षम थे। जन्मजात प्रतिरक्षा, जो हानिकारक जीवों से लड़ने के लिए आपके साथ पैदा हुई गैर विशिष्ट प्रक्रिया है। कोविड-19 किडनी में हमने गुर्दे में श्वेत रक्त कोशिकाओं, माइक्रोफेज कहा जाता है, का एक समृद्ध घुसपैठ पाया। अनुकूली प्रतिरक्षा प्रक्रिया, जो SARS-CoV-2 वायरस के लिए शरीर की अधिग्रहित प्रतिरक्षा प्रक्रिया है। सेप्सिस से जुड़ी चोट की तरह क्षेत्र के कई विशेषज्ञ सुझाव दे रहे थे कि गंभीर कोविड-19 में गुर्दे की चोट सेप्सिस से गुर्दे की चोट के समान व्यवहार करती है, जो कि संक्रमण के लिए शरीर की अत्यधिक प्रतिक्रिया है। हमारे अध्ययन में ज्ञात सेप्सिस वाले व्यक्तियों के गुर्दे के साथ कोविड-19 गुर्दे की चोट के निष्कर्षों की तुलना करने में सक्षम थे, और वास्तव में दोनों में प्रतिरक्षा प्रक्रिया बहुत समान थी। यह खोज शायद सेप्सिस के रोगियों की तरह ही कोविड-19 रोगियों को प्रबंधित करने की आवश्यकता पर जोर देती है। हमारे ऊतक प्रोटीन विश्लेषण और अल्ट्रा स्ट्रक्चरल विश्लेषण के अवलोकन भी माइटोकॉन्ड्रिया की ओर इशारा करते हैं, जो कि कोशिका का पावर हाउस है। SARS-CoV-2 के अंतिम अपमान को वहन करता है। हालांकि यह खोज कोविड-19 किडनी की चोट के लिए अद्वितीय है, यह संभावित उपचार रणनीतियों में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करती है, जिनका उपयोग कोविड-19 के प्रबंधन में किया जा सकता है। चाबी छीन लेना। अंत में यह मेयो क्लिनिक अध्ययन इस मायने में महत्वपूर्ण है कि यह कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर जोर देता है। सबसे पहले, शोधकर्ताओं को महामारी के दौरान एकत्र किए गए रोगी के नमूनों को भुनाने और वर्तमान और भविष्य के उपयोग के लिए डेटा एकत्र करने और संग्रहित करने की बहुत आवश्यकता है। भविष्य के अध्ययन के लिए संग्रहित डेटा संभावित रूप से एक और महामारी की स्थिति में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करेगा। दूसरा, यह विभिन्न आबादी में कोविड-19 से जुड़े ऊतक की चोट के अध्ययन की अनुमति देगा। तीसरा, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी उपकरणों का उपयोग करके हम वायरस के प्रति शरीर की प्रतिरक्षा प्रक्रिया का विश्लेषण करने में सक्षम थे, और यह प्रक्रिया गुर्दे को कैसे नुकसान पहुंचा सकती है। एक साथ लिया गया, कोविड-19 में देखी गई गंभीर गुर्दे की चोट इस वायरल संक्रमण से सभी को बचाने के लिए व्यापक टीकाकरण की आवश्यकता का समर्थन करती है। डॉक्टर मरियम प्रिया एलेक्जेंडर पैथोलॉजी के एसोसिएट प्रोफेसर हैं, मेयो क्लिनिक रोचेस्टर, मिनेसोटा, यूएस में, और डॉक्टर टिमोसिन टैनर एसोसिएट प्रोफेसर हैं, ट्रांसप्लांट सर्जन और इम्यूनोलॉजिस्ट, मेयो क्लिनिक रोचेस्टर, मिनेसोटा, यूएस में। तो इसी के साथ ये न्यूज़ समाप्त होती है।
अगली न्यूज का टाइटल है टॉकिंग एमिड कॉन्फ्लिक्ट। चलिए इसे पढ़ते हैं। संघर्ष के लिए बातचीत करना। चीन और अमेरिका को सभी मुद्दों पर त्वरित परिणाम की उम्मीद किए बिना एक दूसरे से जुड़ना चाहिए। ट्रंप प्रशासन द्वारा शुरू किए गए व्यापार युद्ध के बीच दुनिया की दो सबसे बड़ी शक्तियों अमेरिका और चीन के बीच संबंध पिछले 5 वर्षों में मुक्त हो गए हैं। वॉशिंगटन में प्रशासन के बदलाव के बावजूद अलास्का में और फिर तियानजिन में शीर्ष अधिकारियों के बीच बैठकों के साथ उनके विद्वेष से चिन्हित होने के बावजूद संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं। यह संबंधों की खतरनाक स्थिति है जिसने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन को शुक्रवार को अपने समकक्ष शी जिनपिंग को फोन करने के लिए प्रेरित किया। पहली बार उन्होंने श्री बिडेन के उद्घाटन के बाद फरवरी में बातचीत के बाद पहली बार बात की, जबकि श्री बिडेन चाहते थे कि प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए संघर्ष में न आए। शी ने दोनों पक्षों को रिश्ते को सही करने की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की, लेकिन बार बार चीनी दृष्टिकोण को रेखांकित किया कि परेशानी चीन पर अमेरिकी नीति के कारण थी। जहां आवश्यक हो वहां चीन के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए बिडेन प्रशासन के घोषित व्यापक दृष्टिकोण का हिस्सा है, लेकिन जहां संभव हो वहां सहयोग करते हुए अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपने विनाशकारी निकास के बाद चीनी सहयोग मांगा है, जिसे चीन में राज्य मीडिया द्वारा बनाया गया है, और जलवायु परिवर्तन पर भी जो इस प्रशासन की प्राथमिकता है। साथ ही दोनों पक्षों झिंजियांग, हांगकांग, ताइवान, दक्षिण चीन सागर कार्यों में मानवाधिकारों और कोविड-19 की उत्पत्ति की विवादास्पद जांच सहित मुद्दों पर भिड़ गए। चीनी पक्ष ने अपनी ओर से स्पष्ट कर दिया है कि वह दूसरों पर एक साथ काम करने पर चर्चा करने के लिए सहमति होने से पहले कुछ कांटेदार मुद्दों पर रियायत चाहता है। तियानजिन में जुलाई की वार्ता में चीनी अधिकारियों ने अमेरिका को मांगों की 2 सूचियां प्रस्तुत की, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों पर बिना शर्त वीजा प्रतिबंध रद्द करना और तकनीकी फर्म हुवेई के मुख्य वित्तीय अधिकारी मेंग वांझो के प्रत्यर्पण अनुरोध को वापस लेना शामिल हैं, जो परीक्षण पर हैं। चीनी पक्ष ने अमेरिका से कोविड-19 जांच पर अपना रुख बदलने की मांग की है, जहां वॉशिंगटन ने अधिक पारदर्शी जांच के आह्वान का नेतृत्व किया है। चीनी विदेश मंत्री ने अमेरिका के जलवायु परिवर्तन पर सहयोग के आह्वान की तुलना रेगिस्तान से घिरे एक नखलिस्तान की मांग के रूप में की है। ओएसिस उन्होंने तर्क दिया है, जल्द या बाद में मरुस्थलीकृत हो जाएगा। अमेरिका के साथ चीन की पूर्व शर्तों से सहमत होने की संभावना नहीं है। संबंधों की स्थिति के बने रहने की संभावना है यदि चीन का तर्क यह है कि व्यापक संबंधों से कलह के बिंदुओं को अलग करना अवास्तविक है। यह उल्लेखनीय है कि बीजिंग के अधिकारियों ने भारत के साथ तनावपूर्ण संबंधों के संबंध में उस सटीक तर्क को खारिज कर दिया है जिसमें यह कहा गया कि व्यापार और अन्य सहयोग जब तक एलएसी संकट में है तब तक मोर्चे जारी नहीं रह सकते। इसके विपरीत बीजिंग ने अपनी चीनी नीति में डगमगाने और पीछे हटने के लिए नई दिल्ली पर प्रहार किया और मांग की वह सीमा को उच्च स्थिति में रखें। यदि अमेरिका के साथ संबंधों की बात आती है तो संघर्ष में सहयोग करना चीन के लिए एक अनुचित प्रस्ताव प्रतीत होता है। यह अथाह है कि वह भारत से द्विपक्षीय संबंधों पर एक बहुत अलग रुख लेने की उम्मीद कैसे करता है। संबंधों की स्थिति बनी रहने की संभावना है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होती है। बढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर। अगली न्यूज का टाइटल है द फर्स्ट टाइम। चलिए इसे पढ़ते हैं। पहली बार यूएस ओपन ने नए चैंपियन देखे क्योंकि जोकोविच अपनी तारीख को इतिहास के साथ रखने में विफल रहे। डेनियल मेदवेदेव की वर्ल्ड नंबर 1 नोवाक जोकोविच पर सीधे सेटों में शानदार जीत ने हाल की स्मृति में यूएस ओपन के सबसे महत्वपूर्ण संस्करणों में से एक पर पर्दा डाल दिया। लीड अप में स्क्रिप्ट पूरी तरह से रखी गई थी। जोकोविच 1969 में रॉड लेवर के बाद साल के सभी 4 मेजर जीतने वाले पहले व्यक्ति बनने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें रॉजर फेडरर और राफेल से आगे ले जाने के लिए रिकॉर्ड 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मेदवेदेव ने अपने तीसरे फाइनल में अपनी पहली मेजर ट्रॉफी को सुरक्षित करने के लिए शक्ति और रचनात्मकता के आश्चर्यजनक प्रदर्शन के साथ उस कथा को पलट दिया। 25 साल का यह खिलाड़ी मैच में आने वाला बेहतर खिलाड़ी
जरा, लेकिन इतिहास की खोज और रिकॉर्ड तोड़ने वाले कारनामों को प्रमुख बलों में बदलने में इतने कुशलता से हराना सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिना जाना चाहिए। में दवे देव एक अपरंपरागत काउंटर पंचर हैं। उन्होंने एक धमाकेदार सेवा की है। रविवार को आधुनिक युग के महानतम रिटर्न में से कई सर्वों पर एक रैकेट जितना नहीं रखा जा सकता है और उल्लेखनीय रूप से पार्श्व बेसलाइन आंदोलन के मास्टर को अपने पेटेंट गेम पर संदेश छोड़ दिया। पिछले एक पखवाड़े का शारीरिक और भावनात्मक टोल जिस तरह से जोकोविच के अंत की ओर रोपा गया था, कुख्यात रूप से चंचल न्यूयॉर्क की भीड़ से एकमात्र सांत्वना के साथ अंत में उसे गर्म करने के लिए स्पष्ट। जोकोविच के ये सीधी साधी लग रही थी। नडाल और फेडरर अनुपस्थित थे और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में एक तरफा मुकाबले में मेदवेदेव सहित अपने पिछले 3 मेजर में से प्रत्येक के लिए एक उभरते सितारे को पाया था। लेकिन में 3 लगातार मात देने के लिए मंडल फाइनलिस्ट माटेओ बेरेटिनी, अलेक्जेंडर ज्वेरेव, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक स्वर्ण रास्ते में बुलाया, और मेदवेदेव उनसे परे साबित। यह तरह की चुनौती है जो फेडरर और नडाल का भी कर रही है। जोकोविच की तुलना में अपने करियर में अधिक नत, क्योंकि वे बढ़ते सबूतों के बीच अब वापस साजिश रच रहे। अगली पीढ़ी मुकाबले करने के लिए तैयार है। महिलाओं का खेल युवा और मिल के लिए अधिक मिलनसार, अभी भी आश्चर्यचकित कर कामयाब रहा, क्योंकि 18 वर्षीय ब्रिटिश क्वालिफायर एम्मा राडुकानु समान रूप से अनहेल्दी कनाडाई किशोरी एला फर्नांडीज राडुकानु के लिए जिसकी एक स्लैम में पिछली उपस्थित मंडल 2021 जहां इस वाइल्ड कार्ड का लाभ उठाया और चौथे दौर पहुंच बिना एक सेट हुए पूरे सप्ताह तक जाना आश्चर्यजनक था। फर्नांडीज को भी अपना सिर ऊंचा रखना चाहिए। ओसाका और एक हर्बर में चैंप और एलिना स्वितोलिना और आर्यवालेका 2 शीर्ष 5 खिलाड़ियों को 3 सेंटर में हराया। राडुकानु का तकनीकी रूप से खेल और फर्नांडीज का वामपंथी भाव केवल टेनिस को सुशोभित करने वाली खेल आकर्षण में युग जोड़ हो सकते। एलिना स्वितोलिना और आर्यन सबेंका में 2 शीर्ष खिलाड़ी सभी ये लाइन इंपॉर्टेंट लाइन। तो चलिए अगली न्यूज जिसका टाइटल है इन मणिपुर ए केस फॉर एसिमेट्रिक फेडरलिज्म। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। मणिपुर में असममित संघवाद का मामला। अस्थायी लाभ के रूप में आदिवासी विशिष्टता को संस्थागत रूप से समायोजित करने से राज्य की अखंडता को बढ़ावा मिलेगा। एक मानक विचार और एक संस्थागत व्यवस्था के रूप में जो क्षेत्रीय रूप से केंद्रित अल्पसंख्यक समूहों के लिए एक विस्तृत स्वशासन की मान्यता और प्रावधान का समर्थन करती है। असममित संघवाद को हाल ही में भारत में खराब प्रेस प्राप्त हुआ है। 2019 में अनुच्छेद 370 का विघटन, जिसने जम्मू और कश्मीर को एक विशेष संवैधानिक दर्जा दिया, और सर्वव्यापी अनुच्छेद 371 को भंग करने का प्रयास किया, जो दूसरों के बीच भूमि और संसाधनों पर नागाओं को व्यापक संवैधानिक अधिकार देता है। अनुच्छेद 371 ए और आदिवासी पहचान, संस्कृति, विकास और स्थानीय प्रशासन पर मणिपुर की पहाड़ी क्षेत्र समिति अनुच्छेद 371 से उदाहरण है। इस तर्क से प्रेरित होकर कि क्षेत्रीय रूप से केंद्रीय अल्पसंख्यकों को विशिष्ट संवैधानिक दर्जा देने से केंद्र प्रसारक प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलता है, जो समय के साथ राष्ट्रीय राज्य एकीकरण, विकास और शांति को बाधित करते हैं। असममित संघवाद के एक विरोधी एक अखंड समरूप राष्ट्र के बहुसंख्यकवादी विचार के इर्द गिर्द घूमते रहे। हालांकि बारीकी से जांच करने पर यह तर्क ना तो नया है और ना ही नया है कि 1960 के दशक के मध्य में असममित संघवाद के विचार को विकसित करने वाले अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक चार्ल्स टेलरटन यदि ठीक से उपयोग नहीं किए गए तो इसकी अस्थिर करने की क्षमता के बारे में जागरूक थे। वास्तव में 1990 के दशक में पूर्वी यूरोपीय कम्युनिस्ट राज्यों के एक साथ रहने के असफल अनुभव ने असममित संघवाद के बारे में गहरा संदेह पैदा किया। एक एकीकरणवादी दृष्टिकोण वास्तव में यह तर्क की असममित संघवाद विध्वंसक संस्थाओं को बढ़ावा देता है। राजनीतिक अस्थिरता और राज्यों के टूटने ने भी राष्ट्रों के कुछ संस्थापकों के दिमाग को सूचित किया था जब उन्होंने भारत की संविधान सभा की बहस में भाग लिया था। कुछ के लिए विशिष्ट अधिकारों और असममित संवैधानिक प्रावधानों की कल्पना करने के प्रश्न को अप्रासंगिक माना जाता है, क्योंकि भारत विभाजन के बाद एक सजातीय हिंदू राष्ट्र बन गया है। इस तरह का बहुसंख्यकवादी दृष्टिकोण गोपीनाथ बोरदोलोई समिति द्वारा प्रस्तावित स्वायत्त जिला परिषदों के विचार से असहज है, जो संविधान सभा की एक उप समिति है जिसने पूर्वोत्तर में आदिवासी समूहों की विशिष्ट पहचान, संस्कृति और जीवन शैली को समायोजित करने की मांग की थी। स्वशासन की कल्पना करना, जहां जयपाल
लाल सिंह और BR अम्बेडकर जैसे सदस्यों ने आदिवासी विशिष्टता को पहचाना और अलग संस्थागत आवास की आवश्यकता को रेखांकित किया। उदाहरण के लिए असम के एक प्रमुख सदस्य कुलधर चालिहा ने एक एकीकरणवादी दृष्टिकोण का परिचय दिया जब उन्होंने खुले तौर पर आदिवासी समूहों को आत्मसात करने की वकालत की। इस दृष्टिकोण को आदिवासी समूहों की स्वशासन की क्षमता पर एक गहरे संदेह से भी सूचित किया जाता है और दी गई कानून और व्यवस्था की झलक चालिहा को समझने के लिए सारांश न्याय का उनका अभ्यास। चालिहा ने यह तर्क देकर अपने एकीकरणवादी धक्का को मजबूत किया कि आदिवासी स्वशासन आदिवासी या कम्युनिस्तान का लाभ उठाएगा और भारत की क्षेत्रीय अखंडता और सुरक्षा के लिए प्रतिकूल होगा। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पूर्वोत्तर भारत के कई अन्य स्थानों में संवैधानिक विषमता की निरंतर मांग को अवैध ठहराने के लिए एकीकरणवादी दृष्टिकोण को आसानी से लागू किया गया है। यह एकीकरणवादी दृष्टिकोण मणिपुर की सरकार द्वारा मणिपुर पहाड़ी क्षेत्रों स्वायत्त जिला परिषद संशोधन विधेयक 2021 के परिचय और पारित होने को रोकने के 2 हालिया प्रयासों में शक्तिशाली रूप से प्रतिध्वनित होता है। साथ ही साथ घाटी क्षेत्रों से 9 विधानसभा सदस्यों को शामिल करता है। पहाड़ी क्षेत्र समिति में जब मणिपुर सरकार का यह दृष्टिकोण विधेयक संवेदनशील मामला है, कानून विभाग और राज्य के महाधिवक्ता द्वारा कानूनी जांच की आवश्यकता है, शंसनीय है और शायद ही इसका विरोध किया जा सकता है। घाटी से 9 विधानसभा सदस्यों को शामिल करने के लिए स्पीकर का 1 सितंबर का आदेश बाहरी मणिपुर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले एकमात्र सांसद लोरहो एस फोजे द्वारा क्षेत्रों को हिल एरिया कमेटी पर दुर्भावनापूर्ण और प्रत्यक्ष हमले के रूप में देखा जाता है और अनुच्छेद 371 के तहत मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया जाता है। स्पष्ट रूप से शक्तिशाली घाट आधारित नागरिक समाज संगठनों CSO के बढ़ते दबाव के आगे झुकने के उत्साही अभियान में जो पहाड़ी लोगों द्वारा लंबे समय से चली आ रही संवैधानिक विषमता के विघटन के लिए बहुसंख्यक समर्थन को सक्रिय रूप से जुटाए गए। दिलचस्प बात यह है कि परियोजना को SO द्वारा तेजी से बहुसंख्यक राज्य की कोशिशों के छलावरण के रूप में देखा जा रहा है, जो कानूनी हेरफेर और पवित्रीकरण परियोजनाओं के माध्यम से चोरी छुपे आदिवासी भूमि को कोशिश कर रहे हैं। भारत म्यांमार सीमा में चिबू के आसपास के क्षेत्रों को एक संरक्षित स्थल के रूप में घोषित करने और 3 विवादास्पद मोनोलिथों में से एक को थांगजिंग एक मई देवी है के साथ बदलकर इसे पवित्र करने के हालिया प्रयास वन रिजर्व अधिनियम का आह्वान करते। कोबरू पहाड़ियों को एक के रूप में पवित्र करते हैं। लाई फार्म जो कि एक देवता स्थान है और चिंग काबा जो कि पहाड़ी चढ़ाई है को प्रोत्साहित करने के लिए स्पष्ट संकेत। 2 धारी तलवार। हालांकि हिल एरिया कमेटी द्वारा विधेयक की सिफारिश करने, पेश करने और पारित करने के लिए चुना गया समय संदिग्ध है, लेकिन यह 2022 की शुरुआत में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एक साथ तेज चुनावी एजेंडा निर्धारित करने और पुनः प्राप्त करने के लिए इसे 2 धारी तलवार के रूप उपयोग करने के लिए एक सोची समझी चाल का प्रतीक है। राज्य स्तरीय संवैधानिक क्षमता को मजबूत करने के लिए 6 जिला परिषदों की सदस्यता को 30 सदस्यों तक बढ़ाने और अधिक विकासात्मक जनादेश देकर परिषदों को अधिक अधिकार सुरक्षित करने का प्रयास स्वागत योग्य है। फिर भी सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों के लिए 1/4 सीटों का आरक्षण निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन को जटिल बना सकता है। गैर प्रतिनिधित्व वाली जनजातीय महिलाओं के लिए केवल 3 मनोनीत सदस्यों को निर्धारित करना भी पर्याप्त। यदि खास कोई मार्गदर्शक है, एरिया कमेटी एजेंट को पुनः प्राप्त करना कार्य आसान होगा, क्योंकि के 20 सदस्य अक्सर संवैधानिकता और आम आदिवासियों की रक्षा के लिए प्रतिबद्धता पर जनजाति पब्लिक पार्टी वफादारी का लाभ उठाते। पहाड़ी क्षेत्रों की समिति और विभिन्न आदिवासी समूह किस तरह से अपनी राजनीति को रणनीति रूप से नेविगेट करते हैं ताकि मौजूदा संवैधानिक विषमता को कम करने, भंग करने के लिए कानूनी और राजनीतिक प्रक्रिया में हेरफेर करने के लिए बहुसंख्यकवादी आवेग को दूर किया जा सके। विधानसभा में एक आदिवासी विधायक द्वारा हाल ही में एक रहस्योद्घाटन किया गया। पहाड़ी क्षेत्रों ने 2017-18 से 2020-21 तक मणिपुर के 1900 करोड़ रुपए के बजटीय व्यय में से मुश्किल से 419 करोड़ रुपए को आकर्षित किया ने श्री सिंह की गो के प्रति ईमानदारी को उजागर किया। आदिवासी विकास को बढ़ावा देने के लिए ईमानदार प्रतिबद्धता की कमी, पहचान और संस्कृति जिसे अनुच्छेद 371 बांटने का प्रयास करता है, वह अधिक स्पष्ट नहीं हो सकता था। न केवल राजनीतिक सुविधा के मामले के रूप में, बल्कि एक मूल्यवान और अस्थायी अच्छे के रूप में आदिवासी विशिष्टता को पहचानना और संस्थागत रूप से समायोजित करना राज्य की अखंडता, स्थिरता और शांति को लंबे समय में बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण होगा। बातचीत खाम खान जी के साथ, जो सुआन हाउसिंग हैदराबाद विश्वविद्यालय हैदराबाद के राजनीति विज्ञान विभाग के
प्रोफेसर और प्रमुख। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त। अगली न्यूज का टाइटल है अर्चक ऑफ ऑल ह्यूज। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। सभी रंगों के अर्चक। HR&CE एक्ट के दायरे में घुस जातिवादी रूढ़वादिता और पितृसत्ता को एक साथ खत्म किया जा सकता है। 14 अगस्त 2021 को तमिलनाडु सरकार ने राज्य भर के मंदिरों में 24 प्रशिक्षित अर्चक पुजारी नियुक्त किए, जो हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग HR&CE के नियंत्रण में आते हैं। उसी दिन ओधुवर, पूसरी, महावत, माला स्ट्रिंगर और एक छाता वाहक के पद भी भरे गए। उसके बाद के हफ्तों में मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष इन चुनौतियों के खिलाफ रिट याचिकाओं की एक श्रृंखला दायर की गई। राज्य और मंदिर। तमिलनाडु HR&CE अधिनियम 1959 हिंदू मंदिरों और धार्मिक संस्थानों के प्रशासन पर शासी कानून है। 1971 में वंशानुगत पुरोहितवाद को समाप्त करने के लिए HR अधिनियम की धारा 55 में संशोधन किया गया था। 2006 में सरकार द्वारा हिंदू मंदिरों में अर्चक के रूप में उनकी जाति के बावजूद पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित हिंदुओं की नियुक्ति के लिए संशोधन प्रदान किया गया। दोनों संशोधनों को चुनौती सर्वोच्च न्यायालय में ले जाया गया, जिसने संशोधित के रूप में कानून को बरकरार रखा। फिर भी मानव संसाधन और CE अधिनियम के दायरे और अधिकार को कम करने की मांग कम नहीं हुई। हाल के वर्षों में मंदिरों को सरकार के चंगुल से मुक्त करने के लिए एक अभियान चलाया गया। इस पर निर्माण करते हुए 2021 में तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के घोषणा पत्र में हिंदू मंदिरों के प्रशासन को हिंदू विद्वानों और संतों से युक्त एक अलग बोर्ड को सौंपने का प्रस्ताव भी शामिल था। संवैधानिक न्यायालयों के पास मानव संसाधन एवं CE अधिनियम की विभिन्न चुनौतियों पर विचार करने की भरपूर अवसर। देशम्मल बनाम संघ 1972 में सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि वंशानुगत पुरोहितवाद को समाप्त करने वाले HR&CE अधिनियम में संशोधन का मतलब यह नहीं था कि सरकार का इरादा अनुष्ठानों और समारोहों में बदलाव लाने का था। इसी तरह आदिशैव शिवचारी यारगल बनाम सरकार में तमिलनाडु 2015 में यह देखा गया कि संवैधानिकता वैधता स्वाभाविक रूप से सभी धार्मिक विश्वासों या प्रथाओं का स्थान ले जाएगी। कोर्ट ने आगे कहा कि नियुक्तियों का परीक्षण केस दर मामला आधार पर किया जाना चाहिए और कोई भी नियुक्ति जो आगम के अनुरूप नहीं है वह संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत निहित संवैधानिक स्वतंत्रता के खिलाफ होगी। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मंदिर प्रशासन के मामलों में किसी भी कथित सरकारी हस्तक्षेप के खिलाफ दायर याचिकाओं में अगमास का उपयोग करने वाले तर्कों का आमतौर पर इस्तेमाल किया गया है। इसने लगातार यह माना कि अगमास के उल्लंघन के किसी भी विवाद का मामला दर मामला आधार पर परीक्षण किया जाना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि गंजेपन के आधार पर कोई राहत नहीं दी जा सकती है कि एक कार्यकारी निर्णय या आदेश ने आगम या आवश्यक धार्मिक प्रथाओं का उल्लंघन किया है। न्याय शास्त्र का विकास। फिर भी पिछले 3 वर्षों में अधिकार आधारित न्याय शास्त्र का विकास प्रासंगिकता का है। इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्य सबरीमाला मामला और जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक भेदभाव जो कुछ पहचानों में व्याप्त है, प्रणालीगत भेदभाव को खत्म करने की आवश्यकता को दोहराया। वंचित समूहों के खिलाफ और इस तरह के भेदभाव को सही ठहराने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली रूढ़वादी धारणाओं को खारिज कर दिया। इन सभी मामलों में न्यायालय ने विभिन्न संवैधानिक अधिकारों के न्यायिक संतुलन को प्राथमिकता दी। सबरीमाला मामले में यह माना गया कि प्राथमिकताओं के संवैधानिक क्रम में धर्म की स्वतंत्रता के व्यक्तिगत अधिकारों पर हावी होने का इरादा नहीं था, लेकिन अन्य प्रावधानों में मानव समानता, स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिभावी संवैधानिक पदों के अधीन था। इसने स्पष्ट किया कि हालांकि हमारा संविधान धार्मिक स्वतंत्रता और धर्म के लिए आवश्यक परिणामी अधिकारों और प्रथाओं की रक्षा करता है, वह न्यायालय गरिमा, स्वतंत्रता और समानता के आधार पर संविधान के मूल्यों को बनाए रखने के प्रयास से निर्देशित होगा। संवैधानिक अदालतों को अब सबरीमाला मामले के लाभ पर निर्णय करने के लिए कहा जाएगा जब मंदिरों के प्रशासन की बात आती है, जहां तक यह उन मामलों से संबंधित है जो अनिवार्य रूप से धार्मिक नहीं है। ऐसा करते समय वे संवैधानिक नैतिकता और वास्तविक समानता के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ 2018 में अनुच्छेद 15 की व्यापक व्याख्या प्रगतिशील और परस्पर विरोधी के रूप में की। न्यायालय ने लैंगिक भेदभाव की परस्पर प्रकृति की व्याख्या की। आज जबकि अधिकांश बहस इस बात पर है कि क्या सभी जाति समूहों के पुरुष अर्चक बन सकते हैं, हम इन चर्चाओं में निहित लिंग पूर्वाग्रह को पहचानने में विफल रहे हैं। इसे मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष वर्तमान
समान मामले हमें यह पूछने का अवसर प्रदान करते हैं कि महिलाओं और ट्रांस व्यक्तियों को अर्चक के रूप में क्यों नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। बातचीत थी मनुराज चुनमुंग सुंदरम जी के साथ, जो द्रमुक के प्रवक्ता और अधिवक्ता हैं मद्रास उच्च न्यायालय में। यह लेख हरिप्रिया वेंकट कृष्णन के शोध इनपुट के साथ ला गया था। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त। अगली न्यूज जिसका टाइटल है कंटेनमेंट इन चाओस, तो चलिए इसे पढ़ते हैं। अराजकता में संतोष। कुछ लोगों का तर्क है कि महिला टेनिस बहुत अप्रत्याशित है, लेकिन यही इसे रोमांचकारी बनाता है। इस साल यूएस ओपन को नोवाक जोकोविच की अमरता का परचम लहराना था, एक कैलेंडर ग्रैंड स्लैम का पीछा करते हुए और एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग 21वां खिताब। टेनिस कॉग्नोसेंटी ने तर्क दिया कि यह कितना धुला हुआ होगा, क्योंकि भीड़ शून्य स्टार पावर पर लौट आएगी। रॉजर फेडरर, राफेल नडाल, सेरेना विलियम्स और वीनस विलियम्स सभी 25 वर्षों में पहली बार अनुपस्थित थे, लेकिन अस्थायी कहानी महिलाओं के पक्ष में ताजा करिश्माई प्रतिभा के उभरने की है, जो एक विशिष्ट प्रकार की अराजकता को उजागर करती है। केवल इस बार अराजकता ने भविष्य के लिए आशा और आश्वासन दिया। महिलाओं की अगली पीढ़ी। 2017 के बाद से मेंस टूर ने अपने #NextGen अभियान का एक अथक विपणन किया है, जो अपनी युवा फसल को प्रदर्शित करने के लिए बनाया गया एक साल के अंत का कार्यक्रम है। अंत में डेनियल मेदवेदेव में पैक से एक नेता उभरा है, जिन्होंने जोकोविच को शानदार अंदाज में हराया, जो पुरुषों के टेनिस में एक वास्तविक पीढ़ीगत बदलाव का संकेत देता है, जिसे अब आने वाले कई साल हो गए। लेकिन WTA को अपने युवा खिलाड़ियों के लिए प्रचार करने के लिए वास्तव में एक शानदार टूर्नामेंट या हैशटैग जैसे फालतू चीजों की आवश्यकता नहीं है। वे बाहर जाते हैं और इसे अपने दम पर करते हैं। एग्जिबिट ए यूएस ओपन में किशोरों एम्मा रादुकुन और लिएला फर्नांडीज के जोरदार, निश्चित और आश्चर्यजनक कारनामे। एक गरीबी मुकाबले में रादुकुनु विजयी हुए। ऐसा लगा जैसे न्यूयॉर्क के नीचे पृथ्वी थोड़ी हिल गई हो। टेनिस में आलोचनात्मक प्रशंसा चक्रीय होती है, जो अक्सर दिग्गजों की हार से प्रेरित होती है। फेडरर की शुरुआती लोकप्रियता पीट सम्प्रास के खिलाफ उनकी जीत के बाद आई। हालांकि यह एक कार्डिनल नियम बन गया है कि नेक्स्ट जनरल को स्वाभाविक रूप से फीका पड़ने के बाद शीर्ष पर आने के बजाय खेलना चाहिए और उन्हें हराना चाहिए। यही कारण है कि नाओमी ओसाका और बियांका एंड्रीस्कू का खिताब 2018 और 2019 के मामले में सेरेना पर जीत हासिल करता है। कुछ साल पहले महिला टेनिस को समझने का एक तरीका खिलाड़ियों को दो समूहों में विभाजित करना था, सेरेना विलियम्स और बाकी सभी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। सेरेना के प्रशंसकों और खेल के आकस्मिक दर्शकों के लिए जीत इतिहास की दुनिया से वंचित करने जैसी लग सकती है, लेकिन यह वास्तव में एक रहस्योद्घाटन है। बहुत कुछ रादुकानु और फर्नांडीज की हालिया जीत की तरह। उनकी जीत संतोष की भावना पेश करती है। सेरेना के बाद महिला टेनिस को शानदार स्टार पावर की कमी नहीं होगी। ढहने वाले निर्माण। लेकिन बिग 3 के बाद पुरुषों के दौर के बारे में अभी हाल तक कल्पना नहीं की जा सकती थी। एक दशक से भी अधिक समय से उन्होंने ग्रैंड स्लैम गौरव का दावा पेश करने की कोशिश करने वाले युवा सितारों को घर घर जाकर बंद कर दिया है। 2020 में डोमिनिक थिएम, जिसे अक्सर पुरुषों के टेनिस के शाश्वत राजकुमार चार्ल्स कहा जाता था, आखिरकार बिग 3 पदानुक्रम की दीवारों को तोड़ने में कामयाब रहा, लेकिन उनमें से एक भी सदस्य को हराए बिना। यह एक ही बार में रोमांचक, आशाजनक और निराशाजनक लगा। मेदवेदेव की जीत के साथ हालांकि ऐसा लग रहा था कि सूरज ठीक हो गया था और वास्तव में साम्राज्य पर अस्त होना शुरू हो गया था। फिर से इस यूएस ओपन ने दिखाया कि यह कैसा होगा यदि हम बिग 3 या विलियम्स सिस्टर्स जैसे निर्माणों पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहते हैं। ये विचार सूक्ष्म तरीकों से निर्देशित करते हैं कि हम टेनिस के बारे में कैसे सोचते हैं। कुछ नाम ड्रा में जहां कहीं भी रखे जाते हैं, उनकी चमक तेज होती है। टूर्नामेंट दुनिया भर की विभिन्न प्रतिभाओं को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने के बारे में कम और कुछ चुनिंदा लोगों के बीच सूक्ष्म लड़ाई के बारे में अधिक हो जाते हैं। इन विचारों को अपनी वैधता खोने की जरूरत है, क्योंकि वे अब उस चीज की सदस्यता नहीं लेते हैं जिसकी हम किसी टूर्नामेंट से उम्मीद कर सकते हैं। इस संबंध में 2021 यूएस ओपन एक बहुत ही आवश्यक विभक्ति बिंदु था। यह एक नए दशक की शुरुआत है और महिला क्षेत्र की गहराई ऐसी है कि जिस खिलाड़ी के बारे में आपने आज नहीं सुना है, वे अगले 2 वर्षों में एक मेजर जीत सकती है। कुछ लोग तर्क देंगे कि यह महिला टेनिस की समस्या
है जो कि बहुत अप्रत्याशित है, लेकिन यह वह अराजकता है जो खेल में निहित है और हमें इसकी ओर जाने की आवश्यकता है। पुरुषों के दौर को भी कैप्चर करने के लिए हमें इस नए व्याकरण की आवश्यकता है। जब्त करने और शोषण के लिए खोलने के अनगिनत अवसर हैं। यह अनिश्चित और भ्रमित करने वाला है, लेकिन यह रोमांचकारी भी है क्योंकि यह संभावनाओं से भरा है। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होती है। अगली न्यूज जिसका टाइटल है रिसेप्शन ऑफ अमेरिकन ब्लैक्स इन अफ्रीका। ये आज से 50 साल पहले 14 सितंबर 1978 की बात है। तो चलिए पढ़ते हैं। अफ्रीका में अमेरिकी अश्वेतों का स्वागत। कैम्ब्रिज शिक्षित नाइजीरियाई न्यायाधीश और एक अमेरिकी नागरिक अधिकार नेता ने कुछ समय पहले लागोस में एक राजनयिक स्वागत मुलाकात की और उनकी बातचीत संयुक्त राज्य में दौड़ की समस्या में बदल गई। काले अमेरिकी ने अल्बामा के पुलिस कर्मियों के हाथों हुए क्रूर व्यवहार के बारे में बताया और अपनी कमीज को खोलने के लिए उसने उन निशानों को दिखाने की पेशकश की जो उन्होंने उसकी पीठ पर छोड़े थे, लेकिन नाइजीरियाई ने उसे यह कहते हुए रोक दिया, मुझे बस कोई दिलचस्पी नहीं है। बाद में उन्होंने समझाया। उस युवा अमेरिकी ने मान लिया था उसकी और मेरे बीच कुछ शेष सामान्य बंधन थे, लेकिन वास्तव में हम दोनों में यह समानता है कि हम दोनों की त्वचा काली है और जाहिर तौर पर मेरे लिए उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण। यह घटना दर्शाती है कि कुछ अमेरिकी अश्वेतों के बीच एक नई व्यवस्था के रूप में क्या मानक हैं, जिनमें से कई अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए अफ्रीका को देखते हैं और अश्वेत अफ्रीकी जो एक सदी के औपनिवेशिक प्रभुत्व के बाद यहाँ के प्रभारी हैं। दक्षिणी अफ्रीका के एक देश के अश्वेत राष्ट्रपति को सलाह देने वाले एक अश्वेत व्यक्ति ने अमेरिकी अश्वेतों के साथ एक मुलाकात को याद किया। अमेरिकी नस्लवाद के बारे में बात कर रहे थे और डेट्रॉइट में इमारतों को जलाने के बारे में बात कर रहे। ठीक है, हम सहानुभूति रखते हैं, लेकिन अब हम अपने देश के प्रभारी हैं। हम इसे विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं और हमें अब मौजूद सभी भवनों की आवश्यकता है, पर्यटकों और राजनयिकों के रूप में, व्यवसायियों के रूप में और यहाँ तक कि संभावित बसने वालों के रूप में। अमेरिकी अश्वेत अभी भी अफ्रीका में जा रहे हैं, लेकिन अक्सर यह पता नहीं चलता है कि उन्हें क्या उम्मीद की जानी चाहिए और डेट्रॉइट भारत में इमारतों के जलाने के बारे में है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होती है। बढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर। अगली न्यूज जिसका टाइटल है महात्मा गांधी विजिट फ्रॉम एन एडिटोरियल। महात्मा गांधी की यात्रा एक संपादकीय से। यह पहले 14 सितंबर 1921 की बात है। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। महात्मा गांधी और पार्टी कल मद्रास पहुंचेंगे और यह अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है कि उनका स्वागत उस उत्साह के साथ किया जाएगा जिसने देश में विजयी प्रगति है। मद्रास में उनके सामने जो समस्याएं हैं वे इतनी जटिल और अत्यावश्यक हैं कि जनता के लिए यह अच्छा था कि वह उन्हें सबसे आगे रखें और उनके समाधान के पक्ष और विपक्ष पर पहले से चर्चा करें। यह निश्चित रूप से सामान्य ज्ञान की बात है कि महात्मा यहाँ तक आते हैं ताकि वे प्रेरणा शक्ति प्रदान कर सकें। यह जितना हो सके इसे मजबूत करने के लिए कांग्रेस ने जो गहन अभियान चलाया है उसके अभियोजन के लिए आवश्यक है। यह एक ऐसा तथ्य भी है जिसे कम ही लोग जानते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से यह भी सच है कि महात्मा के आने और जाने के बाद प्रयास में कमी दिखाई दे। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त। अब हम पहुंच चुके हैं एडिटोरियल की सबसे अंतिम न्यूज पे है, जो कि है डेटा पॉइंट। इस डेटा पॉइंट का टाइटल है टू स्टोरीज इन सिंगल गेम। तो इस डेटा पॉइंट में दिखाया गया है कि ऐसे विजेताओं की सूची बनी हुई है जो महिला और पुरुष के एकल प्रतिस्पर्धाओं में ग्रैंड स्लैम में उनकी उम्र को दिखाती है। यहाँ पे प्लेयर्स की रैंकिंग को रंगों के हिसाब से दिखाया गया है कि जब उन्होंने स्लैम में एंट्री की है। यहाँ पे आप कलर के हिसाब से देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 कलर हैं, ग्रीन, ब्लू और रेड, और यहाँ सबकी उम्र के हिसाब से इन रंगों को प्रदर्शित किया गया है। साथ ही साथ शनिवार को 18 वर्ष की एमा राडुकानु ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता था और जब वो 2021 यूएस ओपन में प्रवेश की थी तो उनकी रैंक 150 में थी, अर्थात 150वीं थी। और ये महिलाओं के टेनिस का एक आधुनिक प्रचलन है सेरेना विलियम्स के जीतने के बाद से। तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के इसे ध्यान से पढ़ने और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो आज की एडिटोरियल सेक्शन सभी खबरें समाप्त होती हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो के आप टाइम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।